नमस्कार, मैं कुमार समीर आप सभी वनडे मैट्रम्स व्यूअर्स के समक्ष एक बार फिर इनसाइड स्टोरी शो को लेकर हाजिर हूँ और इस बार का विषय नया संसद भवन है। इस शो में हम सब नए संसद भवन के हर उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो आज आम जन के मन में उठ रहे हैं। मसलन, नए संसद भवन की ज़रूरत क्यों, क्या है इसके पीछे की सच्चाई, कहीं नए परिसीमन की तो नहीं है तैयारी। 50 साल पहले हुआ था परिसीमन, नया परिसीमन होने पर कैसा होगा संसद भवन, व क्या रहेगी सांसदों की संख्या, कितने सांसदों की बैठने की होगी व्यवस्था, सांसदों के लिए क्या होगी सुविधा, संसद हमले की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि से कैसा होगा नया संसद भवन। आइए वनडे मैट्रम्स की इस खास रिपोर्ट में यह सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। संसद यानी लोकतंत्र का मंदिर, राजनीतिक शब्दों में कहें तो देश की सबसे बड़ी पंचायत। यही वह जगह है जहां से देश का भविष्य तय होता है। भविष्य तय करने वाले लोग जनता द्वारा चुनकर यहाँ भेजे जाते हैं, जो उनके मुद्दे को पंचायत में उठाकर उनके अनुरूप उन्हें लागू कराने की कोशिश करते हैं। इसीलिए लोकतंत्र में संसद की गरिमा बेहद महत्वपूर्ण है। पर जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही है उसके अनुरूप सांसदों की संख्या भी बढ़ेगी। ऐसे में पुराने संसद भवन में सांसदों की बढ़ती संख्या के हिसाब से स्पेस कम पड़ रहा है। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वह यह है कि जब हर चीज़ का आधुनिकीकरण हो रहा है तो संसद का भी होना चाहिए, क्योंकि संसद देश का आईना भी होता है। इन परिस्थितियों में केंद्र सरकार द्वारा संसद की नई इमारत का शिलान्यास और नई एनेक्सी में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी पर चर्चा होना जरूरी है। समय की ज़रूरत के हिसाब से संसद भवन की ज़रूरत है, चाहे उसके पीछे सांसदों की बढ़ती संख्या हो, संसद में आधुनिकतम उपकरणों का इस्तेमाल हो या फिर सरकार का दृष्टिकोण हो। ये सब परिस्थितियाँ नए संसद भवन की ज़रूरत को इंगित करते हैं। क्या नई संसद में बीजेपी का राज होगा? क्या उसे नए परिसीमन का फ़ायदा मिलेगा? यह सवाल भी पानी में तिनके की तरह तैर रहा है। नया संसद भवन बनने जा रहा है तो नई लोकसभा के हिसाब से ये सब 2026 में लोकसभा के डिलिमिटेशन यानी परिसीमन की ही तैयारी है। इस संख्या तक कैसे पहुँचें? हालांकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसा नियम कहते हैं कि हर 10 लाख की आबादी पर एक सांसद होना चाहिए। 2019 के आम चुनाव में लगभग 88 करोड़ वोटर थे। इसका मतलब है कि उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए 888 सांसद होने चाहिए, लेकिन पुराने संसद भवन में इतनी सीटिंग ही नहीं है। लिहाजा जो नया संसद भवन बनेगा वह आगामी 150 सालों के हिसाब से बनेगा, जो नए परिसीमन के आवश्यकता को पूर्ण तो करेगा ही बल्कि नए ढांचागत ज़रूरतों को भी पूरा करेगा, चाहे इसमें तकनीकी ज़रूरतें शामिल हो या फिर संसद भवन की सुरक्षा का मुद्दा हो। आबादी के हिसाब से परिसीमन क्यों ज़रूरी है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल परिसीमन का मतलब लोकसभा और विधानसभाओं की सीमाओं को फिर से सीमांकित करना होता है, ताकि आबादी में होने वाले बदलावों को सही तरीके से प्रतिनिधित्व मिल सके। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा के संयोजन में आबादी में होने वाले बदलाव नज़र आने चाहिए। हालांकि 1976 में जो डिलिमिटेशन किया गया था उसका आधार 1971 की जनगणना थी और उस समय सीटों की संख्या कमोबेश पहले जैसी ही थी। राज्य की सीटों की संख्या और आबादी का अनुपात सभी राज्यों में लगभग एक सा होना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो कि हर राज्य को एक बराबर प्रतिनिधित्व मिल सके। हालांकि 60 लाख से कम आबादी वाले छोटे राज्यों को इस नियम से छूट दी जाती है। हर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को कम से कम एक सीट आवंटित है।
भले ही उनकी जनसंख्या कितनी भी हो। उदाहरण के लिए लक्षद्वीप की आबादी 1 लाख से कम है, लेकिन संसद में वहां से 1 लोकसभा सांसद हैं। जहां तक दक्षिण के राज्यों का सवाल है, वहां सरकार के नसबंदी कार्यक्रम के जरिए परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया गया था, लेकिन उस हिसाब से पूर्वोत्तर राज्यों में इस कार्यक्रम को रिस्पॉन्स लगभग ना के बराबर मिला था। तब यह सुनिश्चित करने के लिए कि दक्षिण के राज्यों को कम सीटें न मिले, 2001 तक वहां परिसीमन काम इस आधार पर रोक दिया था कि देश में 2026 तक आबादी की एक समान वृद्धि दर हासिल कर ली जाएगी। जहां तक नए संसद में सांसदों के संख्या बल का सवाल है, नई लोकसभा में 888 सांसद में सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश के सांसदों की रहेगी, जो 143 होगी। इसके बाद महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। हालांकि पूर्वोत्तर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सांसदों की संख्या में इजाफा नहीं होगा। जिन 10 राज्यों के सांसदों में सबसे अधिक बढ़ोतरी होगी, उनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और तेलंगाना शामिल रहेंगे। सांसदों की संख्या में जो बढ़ोतरी होगी, उसका लगभग 80% तो इन्हीं 10 राज्यों में बढ़ेगा, लेकिन लोकसभा का क्षेत्रवार सीट वितरण के तहत ऐसे क्षेत्र भी होंगे जिनके प्रतिनिधित्व में गिरावट भी आएगी। परिसीमन के बाद नई लोकसभा का क्षेत्रवार विश्लेषण बताता है कि दक्षिण में -1.9% यानी लगभग 2% और पूर्वोत्तर में -1.1% यानी 1% से थोड़ा ज़्यादा के प्रतिनिधित्व में गिरावट होगी। वर्तमान लोकसभा में उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व 27.8% है और उसके प्रतिनिधित्व में 1.6% की बढ़ोतरी होगी, यानी 1.5% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी होगी। वहीं डिलिमिटेशन के बाद नई लोकसभा में उसका हिस्सा 29.4% होगा। इसी तरह पूर्वी भारत में 0.5% यानी लगभग आधा प्रतिशत, पश्चिम भारत में भी आधा प्रतिशत और मध्य भारत में भी 0.5% उच्च प्रतिनिधित्व मिलेगा। यहाँ जब से नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया है, तब से नए परिसीमन से बीजेपी को लाभ मिलने की बात भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पर आज के परिप्रेक्ष्य में यह बिल्कुल सही है, क्योंकि बीजेपी उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में बहुत मजबूत स्थिति में है, पर दक्षिण में कमज़ोर है। अगर बीजेपी, कांग्रेस और अन्य की सीटों की मौजूदा संख्या के हिसाब से नई लोकसभा की सीटों का आकलन किया जाए तो बीजेपी के 515 सांसद होंगे, वहीं कांग्रेस के 75 और क्षेत्रीय दलों एवं स्वतंत्र के 296 सांसद होंगे। राज्यों के क्षेत्रीय संयोजन में बदलाव के बाद उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ेगी, जहां बीजेपी मजबूत है। संसद के निचले सदन में इस समय बीजेपी सांसदों का हिस्सा 55.8% है, जो कि नई लोकसभा परिसीमन के बाद में बढ़कर 58.1% हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस का हिस्सा 9 राज्यों से जीत कर आए हैं। क्षेत्रीय दलों की संख्या भी गिर जाएगी, क्योंकि उनके भी लगभग 40% सांसद दक्षिण भारत से चुने गए हैं। इन सब परिस्थितियों में यह सवाल जरूर उठ सकता है कि प्रतिनिधित्व में क्षेत्रीय असमानता क्यों और उत्तर भारत को ही फायदा क्यों। हालांकि अभी परिसीमन में समय है, पर इसको समझना जरूरी है। दरअसल 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 2026 के बाद होने वाली जनगणना, जो कि 2031 में होगी, तक लागू रहेगी, बशर्ते उसमें संशोधन कर दिया जाए या जनगणना पहले कर ली जाए। हालांकि प्रतिनिधित्व में जो क्षेत्रीय अंतर है, वह बताता है कि उत्तर भारत को सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है और दक्षिण भारत को नुकसान। वैसे देखा जाए तो राजनीति में 11 साल काफ़ी लंबा समय होता है, इसलिए इस मुद्दे पर भी बहस जरूरी है कि इस समयावधि तक बीजेपी अपना प्रभुत्व कायम रख पाती है या नहीं। यह तो आने वाला समय ही बताएगा, पर मौजूदा रुझानों के हिसाब से देखें तो ऐसा लगता है कि इस परिसीमन का सबसे ज़्यादा फायदा उसे ही होने वाला है। निचले सदन में उसी के सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है। हालांकि
यह सब राजनीतिक गणित है, समय के अनुसार बदलता रहता है, पर नए संसद के निर्माण से जो भविष्य में बने रहने वाली बात होगी वह यह संसद की सुरक्षा। संसद की सुरक्षा इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि देश का कोई नागरिक 13 दिसंबर 2001 की उस घटना को कभी नहीं भूल सकता है जब 5 आतंकियों ने संसद पर हमला बोल दिया था। यह बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे आतंकी संसद भवन परिसर तक पहुंच गए। ये सभी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद गैंग के थे। इस हमले में 9 लोग मारे गए थे। भारतीय इतिहास की उस काली तारीख की आज 19वीं बरसी है। 19वीं बरसी से ठीक पहले नए संसद भवन का शिलान्यास करने का मतलब है कि नए संसद भवन में इस तरह की घटनाएं कभी दोहराई नहीं जा सकी। ऐसी सुरक्षा के लिहाज से नया संसद भवन पूरी तरह से वेल अपडेटेड होगा, जो ऐसे नापाक इरादों को भांपने के सारे इंतजाम वहाँ होंगे। वहीं सांसदों के बैठने की जगह उनके हाई फाई ऑफिसेस, कॉन्फ्रेंस हॉल, लाइब्रेरी से लेकर आधुनिक कैंटीन भी वहाँ होंगी। इस सब परिस्थितियों में नया संसद भवन नए लुक में नजर आएगा, जो भारत की गरिमामय तस्वीर को दर्शाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।